वादी, मैं साम्यवादी, मैं वादी ही नहीं हूँ, प्रतिवादी हूँ हमेशा। मगर जोशी जी के साथ मेरा सौभाग्य था कि मिलना जुलना काफ़ी हुआ और मैंने उन्हें गुरु माना, मगर उन्हें बदलाया नहीं, इसलिए अंगूठा देने की नौबत नहीं। मगर गुरु का मतलब होता है कि जैसे वो अपने आप अपनी तरीके से लिखते हैं, वैसे हम भी अपनी तरीके से लिखें। ये सीखा हमने उनसे कि कैसे भी लिखो, खुश होके लिखो, अपने तरीके से लिखो, और दर्द जो तुम्हारे भीतर है, जो व्यथा है, वो तो प्रकट होगी ही हर हाल। खैर कुछ दिनों से मैं भी थोड़ी, क्या कहना चाहिए कि अटपटे दिमाग के औरत हूँ। मेरे मन में एक ही ख्याल बार बार आ रहा है महीनों से, 1 महीने 2 महीने से, कि अगर जोशी जी आज जीवित होते तो क्या वो गजा के किलिंग फील्ड पर वधस्तर जैसा उपन्यास लिखते। किलिंग फील्ड है या कंसंट्रेशन कैंप है, दोनों ही है। और बहुत बार हम ऐसी नरसंहार को, जेनोसाइड को, हॉलोकास्ट को पाशविक, बर्बर आदि कहते हैं। मैं कहती हूँ पूर्णतः मानवीय है, क्योंकि सिर्फ परिष्कृत उस मानव की परिष्कृत बुद्धि ही ये काम कर सकती है कि यंत्रणा के वैज्ञानिक प्रयोग करे, यंत्रणा के तरीकों में वैज्ञानिक प्रयोग करके नए तरीके इजाद करे और फिर उनका इंसानों पर परीक्षण करे। यही हॉलोकास्ट में हुआ था जर्मनी में, और यही गजा में हो रहा है। और ये बहुत बहुत तरीके होते हैं तरह तरह के, जिनके बारे में आजकल दोबारा, क्योंकि 9 अगस्त आई तो वो सब दोहराए जा रहे हैं, मगर बात भी करना शायद शालीन समाज में बर्दाश्त बाहर होता है। मगर जो सबसे पुराना तरीका है, सबसे पुराना हथियार है, वो भूख। और सबसे नवीन हथियार जो है वो भूख है। हमने तो उसका सामना किया ब्रिटिश राज में, 1943 का बंगाल का काल हुआ, फिर हमने खुद उसका इस्तेमाल किया कोविड के दिनों में, उसी भूख का। तो भूख एक हथियार है, और अब गजा में उसका प्रयोग किया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि जनता तो हर जगह, लोग उसकी खिलाफत कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कर सकें। सरकारें इजराइल के साथ हैं। जब जर्मनी में जो कुछ हो रहा था कंसंट्रेशन कैंप की, वो तो पूरा यूरोप आराम से बैठा था, बाकी का अमेरिका तो बिल्कुल ही आराम से बैठा था। अगर पर्ल हार्बर पर हमला नहीं हुआ होता तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहता। वो तो क्योंकि उन पर हमला हुआ और अमेरिका कूदा युद्ध में, फिर बाकी यूरोप को लगा कि तो हमारे ऊपर चढ़ता ही चला आ रहा है। पहले तो वो सौदाबाजी कर रहे थे ना हिटलर से, मिलकर उसको चेकोस्लोवाकिया दे दिया कि भैया तू यहाँ कर, जो कर, हमें माफ कर। तो धीरे धीरे वो, अगर विश्व इसका नोटिस नहीं लेता, अगर उस पर विदेशी हमला न होता जर्मनी पर, तो आज तक चल रहा होता। मतलब तब तक तो चल ही रहा होता जब तक हिटलर ही नहीं, बहुत सारे और हिटलर के जो साथी थे वो जिंदा रहते, और कुछ चलता रहता। तो ये जो अब वो बहुत भयंकर है, वो जो विदेशी हमला है उससे अगर आपका बचाव हो तो वो भी उसके अपने बहुत भयंकर होते हैं। और मैं गजा की बात करते करते हमेशा मेरे सामने अपना देश ही होता है, क्योंकि लोकतंत्र का वो जो आपने बात कही, प्रतीक की, कि अब हम प्रतीकों में जी रहे हैं, तो हम लोकतंत्र का प्रतीक अभी फिर आ रहा है 15 अगस्त, फिर वही लोकतंत्र का प्रतीक देखते हुए आ रही हूँ रास्ते में। वही सब होगा, वही हर चीज का विद्रूप बनेगा। इस समय आप किसको पढ़ना चाहेंगे? मनोज जोशी। मेरी ये
कुरु कुरु स्वाहा की तो सभी बात करते हैं, और कसब की क्योंकि वो सहज है, वो आसानी से पढ़ा जा सकता है, और कुरु कुरु स्वाहा तो पढ़वा लेता है, अपने को बात करवा लेता है। हमजात पर बात करने से सब कतराते हैं। और हरिया हरक्यूली, मेरी तीन किताबें हैं जिन पर मैं बात करना चाहती हूँ, कुछ 2-4 वाक्य बोलूँ। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजात और कपीश जी। कपीश जी पर कोई बात नहीं करता क्योंकि वधस्थल तो सचमुच अधूरा रह गया, जो वो लिख रहे थे कंपूचिया के किलिंग फील्ड्स पर, जो फिर कंबोडिया बना दिया गया। मगर कपीश जी अधूरा नहीं था। कपीश जी पूरा उपन्यास था, मगर उनकी मृत्यु के बाद छपा और एनबीटी से छपा, तो ना उस प्रचार प्रसार उसका हुआ नहीं। और जोशी जी तुर्रा ये कि खुद कह गए ये अधूरा है, और वो बज़िद थे कि ये पूरा नहीं है, और अभी मुझे बहुत सारा शोध करना है। और जो नायक है, जो भी कपीश जी जो हैं, कपीश जी की पत्नी जो मृगन है, उनकी 5 पुश्तों के बारे में शोध करना है और उसके बारे में भी लिखना है। तो इस सिलसिले में मेरा उनसे काफी झगड़ा होता है। मैं वो कहती थी कि भाई ये क्यों भवाली सन्यासी के पीछे पड़े हो हाथ धो के, क्यों ये मैं कौन हूँ मोटा पोथा लिख रहे थे। मैंने कहा कपीश जी क्यों नहीं पूरा करते, तो उनका यही होता था कि उतना शोध करना है, इतना शोध करना है, वो उसका पिटारा लेके बैठ जाती। तो मैंने कहा भैया वो दूसरे खंड में लिख लीजिएगा, इसका तो बेड़ा पार करो, ये तो पूरा हुआ पड़ा है। तो खैर वो नहीं मानते थे, और वो मुझे बताने लगते थे कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों लिख रहे हैं। वो लिख रहे थे क्योंकि जब हमजात पर मिश्र जी ने उनसे कहा कि मलयालम में लिखते, मराठी में लिखते, बंगला में लिखते, हिंदी में नहीं लिखना चाहिए था, तो उन्होंने चाहे हंसकर टाल दिया हो, वो बहुत दुखी थे इस बात से। और उन्होंने मरने से कुछ दिन पहले ही, मृत्यु से कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक लेख लिखा था, लव शव सेक्स वेक्स हिंदी में नहीं चलता गई। वो इसी बात से चोट खाकर लिखा था। और ऐसा नहीं है अगर आदमी ने दिखाया कि मुझे चोट नहीं लगी तो उसे चोट लगी नहीं होती। उनका तो पूरा जीवन, पूरा शिल्प ही ये था कि भाई चोट खाओ मगर बोलो मत, बोलो कुछ और, बतलाओ कुछ और, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक दूसरा आदमी भी बैठा है, उसको बोलने दो, तुम चुप रहो। तो खैर वो खुद कह गए कि वो अधूरा है। और वो मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, अपना पूरा साहित्य इस दावे पर लगाकर कहती हूँ कि कपीश जी पूरा था और जोशी जी जानते थे कि वो पूरा है। एक फितूर के तहत वो बज़िद थे कि वो 5 पुश्तों का उनको लिखना है, और इस वजह से वो उसको अधूरा मानकर बैठे रहे। और ये तो खैर अगर और जीवन पाया होता तो शायद वो 5 पुश्तें भी हमारे सामने इसी खंड में आ जाती, जिसको मैं खंड कह रही हूँ, और वधस्थल भी शायद पूरा हो जाता, मगर वो नहीं हुआ। और ये बहुत ही जोशीनुमा आयरनी है कि वधस्थल और कपीश जी वो अधूरा छोड़ता है, न छुपवा कर, कम से कम अगर अधूरा नहीं भी था कपीश जी, वो जो अगर उनकी भाषा में कहें कुरु कुरु स्वाहा की, कि मनोज श्याम जोशी का सबसे लाउजी, जो औरों से बहुत बेहतर है, वो मैं कौन हूँ लिखकर सिधारे। खैर अगर ये नहीं होता तो शायद हम कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी तो अलग चली और जोशी जी का लेखन अलग चला। हरिया हरक्यूलिस की मैं समझती हूँ कि अगर शॉर्ट फिक्शन को लिया जाए तो वो इस सदी की बेहतरीन रचना है किसी भी भाषा में। और वो इसलिए कि मैं पढ़ देती हूँ जिससे मैं गड़बड़ाऊं नहीं, कि जिस तरह विभत्स रस को साध कर उन्होंने उस आधारशिला पर दार्शनिक जिज्ञासा की इमारत बनाई, फिर उससे उत्पन्न शांत रस को आयरनी के विसंगत प्रहार से विखंडित कर द्वैत रस में बदला कि बंधु जो चाहो चुन लो, आध्यात्म या पागलपन हमने कह दी, आगे तुम रचो। तो यही था। वो पाठक को कहते थे भैया मैं ही सब कुछ कहूं क्या, तू भी तो कुछ सोच, तो तू खुद भी तो कुछ रच, और जब तक तूने रचा नहीं तब तक उपन्यास पूरा हुआ नहीं, मुकम्मल हुआ नहीं।
गुमालिम की बात हो रही थी, तो वही जो गुमालिम में कहते हैं कि गुमालिम पूछता है कि गुमालिम क्या एक बेमतलब शब्द है कि नहीं। वो तो इतना मानीखेज बताया जाता है कि मतलब समझते समझते जिंदगानी बीत जाए। जहां तक मैं समझ पाया हूं, गुमालिम का अर्थ है मैं ही वो दूसरा हूं। और यही मनोज श्याम जोशी के लेखन का सार था, मैं ही वो दूसरा हूं। इन लोगों के जीवन दर्शन में प्रतिरूप का महत्वपूर्ण स्थान है। वे मानकर चलते हैं कि हर व्यक्ति जैसा एक दूसरा व्यक्ति होता है, उसके साथ छाया की तरह चलता है। कभी कभी उसके भीतर होता है, कभी कभी 2 के बजाय वो 3 भी हो जाते हैं, जैसे कुरकुर स्वाहा में हुए थे। तो मैं कहूंगी कि उनकी अगर उनका सार, उनके लेखन का सार है वो ये है, मैं ही दूसरा हूं। हर अनुभव, दूसरी बात, हर अनुभव की, हर भाव की, हर विचार की काट मेरे भीतर मौजूद है। कथारिक में जो कहता या करता हूं, तुरंत उसे नकारता हूं। वो यूं कि उसके अनेक विकल्प मेरे उतने ही जाने या अजाने रहते हैं, उतने ही यथार्थ, भुक्त या काल्पनिक, जितना वो जो अभी अभी लिखकर, सोचकर या भुगत कर उठाऊं। तो इतने विकल्प अगर अंदर लेकर आदमी जिएगा और इतने सारे प्रतिरूप, जिन्नात या हमजाद लेकर जिएगा, तो उस व्यक्ति की व्यथा का अंत नहीं है। और जो पाठक उनको पढ़कर उस व्यथा तक पहुंचता है, वही दरअसल मनोज श्याम जोशी को पढ़ने लायक पाठक है। क्योंकि पाठक होने के लिए भी लियाकत चाहिए। सारी लियाकत तो ठेके में ले नहीं रखी लेखक ने। शायद वो हिंदी के अकेले लेखक थे जिसने अपने समय को मात्र दर्शक की तरह देखकर नहीं लिखा। लेखन में उसे समूचा आत्मसात करके ऐसे पात्र गढ़े जो आज के विखंडित, विश्रंखलित, विद्रूप भरे समय का हर वीभत्स, भ्रष्ट, आडंबरपूर्ण, स्वार्थी, हास्यास्पद चलन अपनी अदा या आदत में शामिल किए हो। हास्यास्पद जरूरी है, याद रखना। लेखक के निरंतर हस्तक्षेप के बावजूद कथ्य में उसकी भूमिका संचालक की कभी नहीं रही। वो पात्रों से एकात्म था और पात्र अपने समय से। कह सकते हैं मनोज श्याम जोशी स्वयं समय बन चुके थे। जाहिर है नैतिक अनैतिक के प्रश्न उनके लिए बेमानी थे। उनका अलग वजूद था जो नहीं। पात्रों का शर्मनाक, हौलनाक और हास्यास्पद व्यापार अपने समय के गहन अनुभव और अध्ययन से उपजे उनके मोहभंग की परिणति था। क्षुद्र लोग उनमें अपना प्रतिबंध देखते और क्रुद्ध होकर तमाम करुण, क्रूर, सत्यानुभूत कथ्य को अश्लील करार दे देते, जैसे कि विजय मोहन सिंह ने दिया। और आपने और भी 1-2 नाम लिए थे जिन्होंने बोला। बटरोई जी को तो सब कुछ अश्लील लगता है वैसे। उनकी एक शिकार मैं भी रही हूं। तो ये इस तरह का जो पाठकीय अक्षमता थी, उसका जो परिणाम सबसे ज्यादा हमजाद में भुगता। हमजाद समकालीन सभ्यता और संस्कृति से सर्वांग मोहभंग की कथा को उसके क्रूरतम शिखर तक ले जाता है। मोहभंग कब श्लील हुआ है? कभी हुआ नहीं, तो उपन्यास में लेखक क्यों उसको श्लील करता? पाठक धोखा खा जाता है कि शायद लेखक को जो लिख रहा है उससे कोई जुगुप्सा महसूस नहीं हुई, पर जुगुप्सा जबरदस्त है, वरना मोहभंग कैसे होता? और उस वीभत्स को अपने सिर लेने की कुव्वत कहां से आती? हमजाद पढ़ के लोगों को लगा कि उसका जो परकाया प्रवेश है वो इतना अद्भुत है कि पढ़कर लोग सारी तोहमत लेखक के सर मरते रहे। ये साला खुद ही ऐसा होगा। ये ऐसे कोई गढ़ नहीं सकता, ये खुद ही ऐसा होगा। तभी उसके बारे में इतनी बेबाकी, खुलेपन और अश्लीलता से
अश्लील क्या होता है? एक बार मैं पूछती हूँ आप लोगों से, आप बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो बहुत आती हूँ। आप लोगों ने कभी आप लोगों ने श्लील की कोई परिभाषा बनाई है? आप बताइए मुझे, श्लील की क्या परिभाषा है? अगर श्लील की कोई परिभाषा नहीं है तो अश्लील की कैसे हो सकती है? साहित्य में श्लील की क्या परिभाषा है? मैं सबसे पूछती हूँ, आज तक किसी आलोचक ने मुझे बताया? सेमिनार करना पड़ेगा। ये जो बार बार हम समाज को साहित्य के केंद्र में रखते हैं ना, इसमें बड़ा गड़बड़ झाला है। क्योंकि जैसे आप समाज को साहित्य के केंद्र में रखेंगे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यथार्थ का चित्रण करते रहो और प्रोग्रेसिव कहलाते रहो। सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव लेखक दो थे मेरी नजर में, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। एक मनोहर श्याम जोशी, एक जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, जो बिल्कुल निडर होकर लिखते थे सच को अपने अपने तरीके से। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित तो नक्सलाइट की तरह इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे थे, मार्क्सवादी थे, मुझसे बहुत नाराज रहते थे, हम दोनों अच्छे दोस्त थे। और एक बार मैंने उनसे कहा था कि दीक्षित जी, आप मेरे पसंदीदा लेखक हैं, मैं चाहूं भी तो आपकी तरह नहीं लिख सकती, मगर सच ये है कि मैं चाहती नहीं। तो बात यह है कि हम सब, हर लेखक के पास एक किताब होती है जो उसे लिख लेनी चाहिए, तो उसके सिवा कोई नहीं लिख सकता। अगर वो नहीं लिखता वो किताब, तो इसका मतलब वो अपने से छल कर रहा है, अपने को निगेज कर रहा है, जो वो कर सकता है वो करने से इनकार कर रहा है, डर रहा है। जोशी जी ही हम साथ लिख सकते थे, सिर्फ उन्हें लिख लेनी चाहिए थी। मैं ही चित्त कोबरा लिख सकती थी। वैसे वो चित्त कोबरा नहीं है, खुदा के वास्ते। वो एक बनाया हुआ शब्द है, चित्त प्लस कोबरा, आधा संस्कृत आधा अंग्रेजी, उसके पात्र भी ऐसे ही हैं। अब मैं थोड़ा सा कपीश जी की बात करना चाहती हूँ कि उसकी बात कोई क्यों नहीं करता। मैंने कहा कि वो एक तो उनके मृत्यु के बाद छपा और वो उसको, उसमें जरा सी एक मैं उसकी लाइन पढ़ना चाहती हूँ, 1 मिनट की, जरा हो गया, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ये कपीश जी कथा मैं नहीं सुनाऊंगी, मेरे पास कहने को कुछ है। तो उसमें असल बात ये है कि एक बहुत तरह से हम बाजार की बात करते हैं, उसमें भारत के दूर दराज रूढ़ गांव का सबसे नाकारा आदमी विदेश में जाकर गुरु और की तरह स्थापित हो जाता है, बहुत यशस्वी हो जाता है और सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हो जाता है, व्यापारी भी बढ़िया हो जाता है। तो बात जाहिर है कि वो वहां पर अगर स्थापित हो गया है तो अपने देश में तो स्थापित मानिए ही, विदेश में स्थापित हो गया है। तो बहुत सारे विदेशी पत्रकार वगैरह उस गांव रंगकाली, जो नाम है गांव का, रंगकंगाली, वहां पर आकर उसके बारे में पूछने लगते हैं। तो अब ये जो रंगकंगाली नाम ही बहुत मजेदार है। अब रंगकंगाली भौचक है कि भाई उस कुंद जहन, उसका नाम विनायक था बचपन में, बाद में कपीश जी बना अमेरिका में, कि उस कुंद जहन विनायक के बारे में, जो अपने पिता के भयंकर क्रोध के डर से उसका पूरा बचपन और शुरुआती यौवन जनान खाने में बीता था, वो छुप के वहां रहता था, क्योंकि वो बहुत ही फिसड्डी आदमी था, उसको कुछ नहीं आता था किसी भी क्षेत्र में, तो वो नाराज रहते थे उसके पिता, तो क्रोधी भी बहुत थे, तो उनके डर के मारे वो जनान खाने में रहता था। तो अब वहां हुआ क्या कि जनान खाने में रहकर उसको रंग, गंध और प्रसाधन की बहुत अच्छी पहचान हो गई, और उसका उसने इस्तेमाल अमेरिका में किया
महंगे परफ्यूम बनाने में, उसके माध्यम से बहुत पैसा कमाया। तो जनान खाना अच्छी जगह है, बुरी जगह नहीं है रामेश्वर राय जी। तो ये इसमें ये बहुत लाइन जो जिस तरह से उन्होंने बोला है, लिखा है, उसमें से थोड़ा सा अंश पढ़ना चाहती हूँ। विनायक का संसार स्त्री गंधों का संसार था। चूल्हे में जलती लकड़ियों की गंध, करारी सिकती रोटियों और खुदबुदाते भात की गंध, मसालों बगारों की गंध, तरह तरह के पकवानों की अपनी गंध और उनकी डकारों की गंध, हींग और अनारदाना के चूर्णों की गंध, पानों की तरह तरह की गंध, कपूरी से लेकर सौंफिया तक, ददासे और दातूनों की गंध, सूखते केशों में घूमती अगर की गंध, बदन पर लगी चंदन हल्दी और मुल्तानी मिट्टी की गंध, मेजी मुहावरों की गंध। ऐसे ही चलती जाती 3-4 पन्नों तक ये फहरिस्त। ये सब उसने, ये स्त्री गंधों का संसार विनायक के मन में पूरी तरह रच बस गया और उसने फिर उसका वहाँ अमेरिका में जाकर इस्तेमाल भी किया। अब रंग कंगालियाँ क्या करें, रंग कंगाली क्या करें, कैसे बताएं कि भाई क्या था विनायक, जब वो कुछ था ही नहीं। सिर्फ उसमें एक ही बात थी कि उसे झूठ बोलना नहीं आता था। ये कितना बड़ा गुण है, उसको झूठ बोलना ही नहीं आता था। ये नहीं कि वो सच बोलता था, उसको झूठ बोलना ही नहीं आता था। तो उसकी 5 पुश्तों की कहानी लिखी है जोशी जी ने। तो रंग कंगाली भी 5 पुश्तों की कहानी सुना देते हैं कि विनायक में तो सुनाने लायक कुछ था नहीं। तो उसमें कमाल कमाल के लोग हैं, उसमें शिकारी भी हैं, संगीतकार भी हैं, संगीत साधक ही नहीं है, संगीत मर्मज्ञ भी हैं और नशाखोर भी हैं, बल्कि रसिक ही नशाखोर हैं। और नशाखोरी का जो शिखर है वो है जिह्वा पर सर्पदंश। ये सब है वहां पर। और विनायक जो है वो हर क्षेत्र में एक जैसा फिसलती, वो कुछ भी नहीं कर सकता। ना वो नशा कर सकता है, ना वो शिकार कर सकता है, ना वो संगीत जानता है, ना वो कुछ भी नहीं जानता। मगर उसमें जैसे मैंने कहा कि उसको जो झूठ नहीं बोल सकता था। तो जब उसके पिता मरने वाले थे तो वो लॉटरी खेला करते थे। तो वो उसका रिजल्ट आया था एक लॉटरी का। तो उनके सारे संबंधी उन्हें बतला रहे थे कि जी आप जीत गए। तो इसने विनायक ने साफ साफ स्पष्ट बतला दिया कि जी आप हार गए। और दूसरे जब सारे मरने से पहले ही सब वो रोना पीटना मचा रखा था उन्होंने, संबंधियों ने। तरीका है हमारे यहाँ, तो कायदा है, तो उससे वो उन्होंने कर रखा था। तब उसने वो नहीं रो रहा था, रो पीट नहीं रहा था। तो उसके पिता ने फिर प्रसन्न होकर आखिर में उससे कहा कि भाई भगवान ने तुझे बनाया इसलिए कि तू भगवान जैसा बन जा। और तुझे चढ़ाते हैं, लोग कहते हैं कि हनुमान का बनाया हुआ है, तो जा तू हनुमान बन जा। और खैर वो अमेरिका जाकर हनुमान बन गया और उसने थोड़ा परिष्कृत रूप रखा, नाम का परिष्कार किया और नाम रखा अपना कपीश जी, हनुमान नहीं रखा। तो ये जो पूरा उपन्यास है, अगर जोशी जी ये नहीं कह के जाते कि भाई ये तो अधूरा है, तो लोग थोड़ा उसको बारीकी से पढ़ते। एक तो वैसे ही उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, और दूसरे लोगों ने कहा अभी खुद ही कह रहे वो कि अधूरा है, तो हम क्यों अपना माथा खराब करें, मान के चलते, लेकर कहता अधूरा है तो अधूरा है। तो बारीकी से नहीं, किसी ने उसको पढ़ा ही नहीं। तो वो जो उसमें आयरनी और विद्रूप है उनके तमाम लेखन में, वो शायद कपीश जी में जाकर अपने चरम पर पहुंचा। और पूरा होता जो कि है तो क्या होता, तो 2 खंड हो सकते थे, 2 खंड हो सकते थे, मगर वह स्थल सचमुच ही अधूरा है। और ये एक बहुत, मैं सोचती हूँ काश वो पूरा हुआ होता, काश वो और लिखते इसी तरह ऐसे ही उपन्यास जो लोग पढ़ने में कतराते। थोड़ी सी अपनी निजी बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ऋण है जोशी जी का। और
अब मेरे पास भी ज़्यादा समय तो है नहीं, तो मैं उस ऋण को यहीं थोड़ा सा उतारूंगी तो क्या मतलब उसके बारे में बता रहा हूँ। एक तरह से मुझे अब मेरा दिमागी तवाज़ुन बना रहा, इसका श्रेय या दोष जोशी जी को जाता है। और ये कठगुलाब के बाद हुआ। एक अभी मैंने तुम्हारा वो पोस्ट देखा प्रभात का कि वो कठगुलाब के मतलब को लेकर परेशान थे, क्योंकि जोशी जी पहले उसके पाठक थे और उन्होंने ही फिर वागीश शुक्ल से कहा, उन्हें पसंद आया, फिर वागीश शुक्ल ने पढ़ा, और वागीश शुक्ल तो फिर आप जानते ही हैं वागीश शुक्ल है, तो वो उन्होंने कहा कि ये बैठे वागीश शुक्ल, इन्होंने पढ़ा है कठगुलाब, जोशी जी ने मुझसे कहा एक पाठ में। तो कठगुलाब के बाद, लिखने के बाद, छपने के बाद मैं मतलब न मेरी जीने की इच्छा थी न कुछ भी करने की, और मैं अजीब उड़ी उड़ी रहती थी मेरी पूरी कैफियत। तो खैर उन्होंने, ये तो अलग बात है, उन्होंने पढ़ा और वागीश शुक्ल ने पढ़ा, और फिर उन्होंने जैसे कि बकौल जोशी जी कि हमने इतने लोगों को पढ़वाया मगर भोपाल स्कूल के कान पर जू नहीं लेंगे। उसका मतलब आप भावार्थ निहितार्थ गूढ़ार्थ समझ ही गए होंगे। तो खैर उसके बाद जो असली बात बता रही हूँ, मजेदार बात है। हम लोग गए थे कुशीनगर, तो कुछ काफी लेखक थे, अशोक वाजपेयी थे और जोशी जी थे, श्रीलाल शुक्ल थे और मालवी थी और सुनीता जैन थी। तो मैं ऐसे ही अपनी उड़ी उड़ी हालत में रहती थी। तो कहीं से हम पैदल आ रहे थे गेस्ट हाउस जहाँ ठहरे थे, तो सड़क पर जब चल रहे थे तो अचानक मैंने देखा कि वो जोशी जी ने मुझे बाहर से पकड़ के खींचा और कहा कि क्या करते हो, अभी तुम गाड़ी के नीचे आ जाती। तो मैंने कहा ओ अच्छा। तो फिर मैं ऐसे ही चल दी, फिर 2 मिनट बाद में फिर गाड़ी के नीचे आ रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम्हारे चेहरे पर अपार आत्मविश्वास था और अब सिर्फ कंफ्यूजन है। तो उससे ना जैसे स्विच दबा और मेरी तर्क बुद्धि का बल्ब जल गया। तो मेरा जो इमीडिएटली जो मैंने पूछा तपाक से वो ये था कि रचना के लिए क्या बेहतर है। तो उन्होंने भी उतने ही तपाक से कहा कंफ्यूजन। तो मैंने कहा तब ठीक है। तब उसके बाद मेरा बल्ब फिर गुल हो गया। तो हम पहुंच गए हॉस्टल। तो जैसे कि हिंदी अदब की रवायत है, मर्द तो पीने बैठ गए और फिर अपने अपने कमरों में गए। तब सुमन आजकल पिलवा देते हैं तब औरतों को नहीं बुलाते थे। मैंने एक बार नामवर जी से पूछा था, मैंने कहा आप लोग ऐसी कैसी फूहड़ बातें करते हैं जब पीने बैठते हैं कि स्त्रियों को आप में बुलाना भी गवारा नहीं करते। तो इस बात से उनको बुरा लगा, जो भी लगा हो नाराज होंगे या जो कुछ भी हुआ होगा, वो होते ही रहते थे मुझसे नाराज। तो खैर उन्होंने हमें बुलाया, तो हम 3-4 स्त्रियां थी वहाँ पीने बैठे। अरे अब उन बेचारों को क्या बोले, वो तो स्त्रियों के बारे में ही तो बोलना था उन्हें। तो अब हो क्या रहा था कि हम स्त्रियां बोल रही हैं साहित्य पर, वो सब चुप बैठे हैं। खैर एनीवे, तो ये वो तो अपना पीने चले गए, हम कमरों में चले गए अपने। तो जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो जो कार्नस होता है उसको शायद आप लोग मेंटल पीस कहते होंगे, हम लोग तो कार्नस कहा करते थे। उसके ऊपर एक लंबूतरा विस्की का ग्लास था और ढका रखा था, और उसके साथ एक पर्ची थी जिस पर लिखा था कंफ्यूज मत हो, ये पियो और सो जाओ। तो मैं अच्छा, मेरे कमरे में मेरे साथ महासात्विक सुनीता जान ठहरी हुई। तो वो कहने लगी क्या पी रही हो तुम? मैंने कहा ये वो है नींबू सोडा, और इसमें चीनी के बजाय देसी शक्कर डाला है, इसलिए मटमैला सा रंग है। तो उसके बाद वो जो थी ना पर्ची, वो तो मैंने गोल गोल करके खा ली। मैंने कहा ये यहाँ वहाँ कहीं गिरेगी, कुछ होगा, गिरेगी तो जरूर, तो बेकार में बातें बनेगी। तो मैं वो बैठ के मैंने वो विस्की
आराम तसल्ली से पी। और एक बात और उन्होंने कही, वहां पर वो कुशीनगर में वो बुद्ध की शैय्याशाही प्रतिमा है ना, तो एक तरफ से देखो तो लगता है कि मृत है और एक तरफ से देखो तो लगता है समाधि में। तो उन्होंने मुझे अलग बुलाया जोशी जी ने, और उन्होंने कहा कि तुम सुबह वहां जाना, कल अकेले जाना, अंदर जब तुम जाओ तो इन लोगों में से किसी को मत ले जाना, ये जो आलोचक और कलाकार और लेखक लोग हैं, क्योंकि वहां अकेले जाना, वहां बैठना और चुपचाप बैठना थोड़ी देर, दोनों तरफ जो भी तुम्हें बैठना, और अकेले जाना, अकेले आना, किसी को ले जाओ बाहर बैठ जाए, अंदर नहीं जाए तुम्हारे साथ। तो मैं सुनीता से, वो तो फौरन समझ गई, तो उसको मैंने कहा तू बाहर बैठे रहना, लोग, मैं गई और आई। उससे मेरा जो था उतनी संवेदना, इतनी जबरदस्त समझ किसी की त्रासदी के लिए, ये समझ पाना कि इसको वहां अकेले होना है, और ये लोग तो सब भाई ज्ञानी लोग हैं, तो ज्ञान की बातें करेंगे अंदर, उसकी स्थापत्य की, मूर्ति कला की, वाह या जो भी करेंगे, वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो मैं इन दो बातों से, एक वो विस्की का गिलास और एक बुद्ध की प्रतिमा, आप भी सोचेंगे जी मांगुस औरत है, तो इन दोनों से मिलकर मैं ये समझ पाई कि कोई बात नहीं, जो हो चुका उसके बाद भी ये जो कंफ्यूजन है, इसको लेकर प्रश्न करें।